हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो प्रीवियस वीडियो में हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन के बारे में स्टडी कर चुके हैं। सारा थ्योरेटिकल पोर्शन हमने वहाँ पर कंप्लीट किया है, ठीक है। अब रह गई उनकी क्वेश्चंस की बात। तो इस वीडियो में आप उसके एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं हम इस वीडियो के अंदर सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। पहले मैं सोच रही थी कि दोनों वीडियोस को कंबाइन करके ही अपलोड करूंगी, मतलब जो थ्योरेटिकल पोर्शन है जो आप देख चुके हो एक तो वो, और एक अब वाली वीडियो, ठीक है। पर वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी, जिस वजह से मैंने सोचा कि थ्योरेटिकल पोर्शन को हम ऑलरेडी एक वीडियो में कवर करते हैं और जो ये है वो पार्ट 2 हो जाएगा, दैट इज क्वेश्चंस, ठीक है। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और जितने भी मुझे क्वेश्चंस मिले इन टॉपिक से रिलेटेड मैंने उसको नोट डाउन किया अपनी नोटबुक में और अब हम उन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो जस्ट गेट रेडी विद योर पेन एंड नोटबुक एंड स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चंस पार्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको 3 रिएक्शंस गिवन है और आपको इन तीनों रिएक्शंस के बेसिस पर एंथैल्पी चेंज निकालना है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज आपको कैलकुलेट करना है फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। तो देखते हैं कैसे होता है। देखो, ये रिएक्शन सबसे पहले आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ दीज 3 रिएक्शंस। तो देखो, सबसे पहले इन सब रिएक्शंस को ना आप ऐड कर दो। देखो यहां पर क्या आपको गिवन है, कार्बन ग्रेफाइट, यहाँ पे कार्बन ग्रेफाइट है, ठीक है। उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड में ही ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन चाहिए। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को देखो, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, ये रहा, आपको हाइड्रोजन मिल गई यहाँ पे, यहाँ आपको हाइड्रोजन मिल गई और कहीं हाइड्रोजन नहीं है। अब आप देख रहे हो कि आपको जो हाइड्रोजन चाहिए उसके साथ 2 लगा होना चाहिए, पर यहाँ पर तो 2 है ही नहीं, ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब आप क्या करोगे, इस पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दोगे बाय 2 से। You will multiply this whole reaction by 2, ठीक है। अब आपको एक बात पता ही है कि जब आप पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो एंथैल्पी चेंज होगा वो भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो इसका मतलब ये पूरी रिएक्शन आपने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दी। ओके, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड में आपको चाहिए CH4, राइट हैंड साइड में CH4, ओके। अब आपको दिख गया है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आपको कैसे देख सकते हो, ठीक है, ओके। अब हम सबको ऐड करते हैं, सब लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड के प्रोडक्ट्स को राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे। तो करें स्टार्ट। ओके, सबसे पहले है कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन ग्रेफाइट प्लस में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्लस में ट्वाइस, अब देखो ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 2H2 हो गया, ठीक है। ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन प्लस में, अब ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, ये 2, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई जब आप इसको करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, डायरेक्टली ऑक्सीजन बन जाएगा। ओके, ऑक्सीजन प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में ट्वाइस ऑफ वाटर, तो ट्वाइस ऑफ वाटर लिखते हैं यहाँ पे। ओके, अब राइट हैंड साइड में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। वाटर है, वाटर प्लस में CH4, CH4। अब देखो हमने एक गलती कर दी, क्या, इस पूरी रिएक्शन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, पूरी रिएक्शन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था ना। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ट्वाइस ऑफ वाटर आएगा, है ना। तो देयरफॉर 2 ट्वाइस ऑफ वाटर प्लस में ये क्या है CH4 प्लस में ये क्या है ट्वाइस ऑफ ऑक्सीजन। अब जो कैंसिल हो रहे हैं उन्हें कैंसिल कर दो। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पर ट्वाइस ऑफ ऑक्सीजन है, पर यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा, तो और सब गैस फॉर्म में है। पहले चेक किया करो, देखो ये गैसेस फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में, ये भी गैसेस फॉर्म में, तीनों सारी गैसेस फॉर्म में है, तो ये तो हो गई आप कैंसिल, ये कैंसिल हो गई, ठीक है। अब कार्बन ग्रेफाइट है, यहाँ पे कार्बन ग्रेफाइट नहीं है तो कैंसिल नहीं होगा। ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन है, नहीं है, ये भी कैंसिल नहीं हो सकता। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है और वहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे गैसेस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में नहीं है, गैसेस फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड है, और दोनों ही क्या है,
गैशियस फॉर्म में है, तो इससे ये भी कैंसिल हो गई। ओके, ट्वाइस ऑफ वाटर है, ट्वाइस ऑफ वाटर है, लिक्विड फॉर्म में यहाँ पर भी वाटर, यहाँ पर भी लिक्विड फॉर्म में, तो ये भी इससे कैंसिल हो गया। अब बच क्या गया, अब देखो सबको पहले हम रब कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया, कैंसिल कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया और ये सब कुछ भी। तो अब आपके पास सिर्फ ये बचा है, दैट इज कार्बन ग्रेफाइट प्लस में ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन गिविंग यू CH4। तो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई, जो आपको इक्वेशन चाहिए थी वो आपने इक्वेशन बना ली। कैसे बनाई, सबको ऐड करके बनाई। तो कैसे, इसकी आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है एंथैल्पी चेंज। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करोगे, इसकी एंथैल्पी, ये पूरी रिएक्शन की एंथैल्पी, मतलब कि जो डेल्टा RH नोट होगा वो कैसे होगा, -A प्लस में सेकेंड रिएक्शन को आपने मल्टीप्लाई किया है 2 से, तो इसकी एंथैल्पी भी 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये कैसे हो जाएगा -2B प्लस में इस वाली रिएक्शन की एंथैल्पी क्या है C, तो देयरफॉर तो इसका मतलब जो आपका ये आ जाएगा एंथैल्पी चेंज, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, वो किसके इक्वल आ जाएगा, इसके। इज इट क्लियर? तो अगर आपको कुछ इस टाइप के क्वेश्चन गिवन हो कि आपको 2-3 रिएक्शंस गिवन है और आपको एंथैल्पी चेंज निकालना है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज निकालना है फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, तो आप क्या करोगे, पहले इस रिएक्शन को बनाओ, बना के देखो कैसे बनेगी ये रिएक्शन। आपने बना के देखा, आपने देखा कार्बन ग्रेफाइट है, कार्बन ग्रेफाइट यहाँ पे है, ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन है, पर यहाँ पर हाइड्रोजन जो है, पहले ये क्वेश्चन कैसा था, ये क्वेश्चन ऐसे था, ठीक है ऐसे था, पर आपको तो ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन चाहिए थी, कहाँ पर, लेफ्ट साइड में आपको ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन चाहिए थी। लेफ्ट साइड में सब में आपने देख लिया हाइड्रोजन तो सिर्फ यही है, तो इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे रिएक्शन को, तो एंथैल्पी भी 2 से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, राइट हैंड साइड में आपको CH4 चाहिए। ठीक है, तो आपने देख लिया कुछ इस तरीके से ये रिएक्शन बन सकती है। तीनों रिएक्शंस को आपने ऐड किया, जो कैंसिल हो रहा था वो आपने सब कैंसिल किया, और कैंसिल करते वक्त ये ध्यान रखोगे कि लिक्विड है तो वाटर यहाँ लिक्विड में ही होना चाहिए, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस में है तो यहाँ भी गैस में ही होनी चाहिए, तभी ऐसे कैंसिल हो पाएगी। अगर ये सॉलिड है, ये गैस है, तो कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आपने जो कैंसिल हुआ वो कैंसिल किया, और लास्ट में आकर के आपने क्या किया, इन सब की एंथैल्पी को जो है वो ऐसे ऐड कर दिया। इज इट क्लियर? एक और क्वेश्चन सॉल्व करें इसी जैसा। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसके अंदर भी आपको एक पर्टिकुलर रिएक्शन गिवन है और आपको एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना है फॉर B2H6। B2H6 के लिए एंथैल्पी चेंज आपको कैलकुलेट करना है, और ये 4 रिएक्शंस गिवन है। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, ये रिएक्शन पूरी बनाओगे। तो बनाते हैं, देखो लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए B2H6, कहाँ है B2H6, लेफ्ट हैंड साइड में B2H6 कहीं नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड में तो नहीं है, राइट हैंड साइड में देखो ये रहा B2H6 ये रहा, पर आपको तो B2H6 लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए। कोई बात नहीं, इस पूरी रिएक्शन को रिवर्स कर दो। मतलब कैसे कर दोगे, ये रिएक्शन मॉडिफाई कर दोगे कैसे, B2H6 गिव्स अस ट्वाइस ऑफ B प्लस में थ्राइस ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे कर दिया। ठीक है, अब आपने रिएक्शन रिवर्स की है, तो ये जो आपकी एंथैल्पी है इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, है ना। अभी इसका जो एंथैल्पी चेंज का साइन है वो पॉजिटिव D है ना, D के आगे प्लस साइन है। जैसे ही आपने रिएक्शन को रिवर्स किया तो आपका जो साइन है वो भी चेंज हो गया, प्लस से माइनस हो गया। ठीक है, ओके। तो अब आप ये रिएक्शन कंसीडर नहीं करोगे, अब आप ये रिएक्शन कंसीडर करोगे। ठीक है, क्योंकि अब आपने ये बना ली। ओके, ठीक है। B2H6 लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। थ्राइस ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन है लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। B2O3 है राइट हैंड साइड में, ओके। वाटर है राइट हैंड साइड में, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि आपको यहाँ पे थ्राइस ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, पर यहाँ तो ऑक्सीजन फ्रैक्शन में है। चलो इसको देखेंगे, बाद में देखेंगे। अभी यहाँ पे आपको थ्राइस ऑफ वाटर चाहिए, थ्राइस ऑफ वाटर चाहिए। अच्छा, अब आपको थ्राइस ऑफ वाटर आप कैसे लोगे, अब वाटर कहाँ है, राइट हैंड साइड में होना चाहिए वाटर, तो वाटर राइट हैंड साइड में एक तो ये रहा और एक ये रहा, वाटर राइट हैंड साइड में, वाटर राइट हैंड साइड में ये। पर आप देख रहे हो कि आपको थ्राइस ऑफ वाटर चाहिए इन गैसियस स्टेट।
गैशियस स्टेट के आगे आपको यहाँ पे 3 लगा होना चाहिए। इसका मतलब क्या करोगे, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे बाय 3 से। अब आपने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तभी तो इस गैशियस वाटर के साथ में 3 आ पाएगा। ठीक है, अब अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के आगे आपको 3 चाहिए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में तो 3 है, अभी 3/2 है, पर देख लेंगे यहाँ पर 3 नहीं है, तो इसका मतलब इस रिएक्शन को भी आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगी। अब बस कुछ नहीं करना, सबको ऐड करना है, तो अब सबको ऐड करते हैं। ठीक है, देखो अब मैं ये वाली रिएक्शन रब कर देती हूँ, क्योंकि अब इसको आपने ये बना लिया है। ठीक है, ओके, तो मैं ये रब कर रही हूँ। अब सबको जो है हम ऐड कर देते हैं। देखो कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहले ट्वाइस ऑफ बी, अब यहीं पे कैंसिल कर देते हैं। देखो ट्वाइस ऑफ बी सॉलिड स्टेट में होना चाहिए, ट्वाइस ऑफ बी सॉलिड स्टेट में है, ये इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, 3/2 ऑफ ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन है 3/2 ऑफ ऑक्सीजन, ये रहा। देखो 3/2 ऑफ ऑक्सीजन ये रहा, और इसके साथ भी तो अब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्राइस ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/2 ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्राइस ऑफ वाटर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3b। क्लियर, ओके। तो 3/2 ऑफ ऑक्सीजन प्लस 3/2 ऑफ ऑक्सीजन कहीं है राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन, बिल्कुल नहीं है, नहीं कैंसिल हो सकता। थ्राइस ऑफ हाइड्रोजन है राइट हैंड साइड में, थ्राइस ऑफ हाइड्रोजन है, ये रहा, तो गैशियस स्टेट में है, ये भी गैशियस स्टेट में, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब थ्राइस ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में है कहीं ऑक्सीजन, कहीं नहीं है। ठीक है, थ्राइस ऑफ वाटर है लेफ्ट हैंड साइड में, क्या यहाँ पर वाटर है, थ्राइस ऑफ वाटर लिक्विड में होना चाहिए, लिक्विड में है, बिल्कुल है। इसको पहले आप अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 3 ऑफ वाटर, और यहाँ पर भी थ्राइस, तो इससे जो है आपका ये कैंसिल हो गया। अब क्या है, B2H6 है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर कहीं राइट हैंड साइड में B2H6 नहीं है, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में ये सब चीज़ें बच गई, और राइट हैंड साइड में ये सब चीज़ें बच गई। तो अब आप पूरी रिएक्शन बना लो। कैसे बनाओगे रिएक्शन, देखो क्या बचा यहाँ पे, 3/2 ऑफ ऑक्सीजन, 3/2 ऑफ ऑक्सीजन प्लस में 3/2 ऑफ ऑक्सीजन, 3/2 ऑफ ऑक्सीजन, ये हो गया। ठीक है, अब जो है ये रहा B2H6, एक B2H6 क्या दे रहा है, B2O3 प्लस में और क्या बचा है, थ्राइस ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी वाटर, थ्राइस ऑफ वाटर बचा है, और क्या बचा है, बस। तो क्या ये वही इक्वेशन आ गई, B2H6, ये इनको प्लस करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा थ्राइस ऑफ हाइड्रोजन, या देखो 3/2 ऑफ ऑक्सीजन, 3/2 प्लस 3/2 कितना होता है, 2 प्लस दैट इज 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो ये क्या है, 3/2 ऑफ ऑक्सीजन ही तो है। ठीक है, ये थ्राइस ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बच गया, तो B2H6 हो गया, थ्राइस ऑफ ऑक्सीजन, थ्राइस ऑफ ऑक्सीजन हो गया, B2O3 आ गया, और थ्राइस ऑफ वाटर भी आ गया। इसका मतलब अब हमारे पास ये डिजायर्ड इक्वेशन आ गई। ठीक है, बिल्कुल आ गई। तो अब जो है कैसे आई है ये आपको पता चल ही गया है, बस अब आपको क्या निकालना है, ये कैलकुलेट करना है, डेट इज एंथैल्पी चेंज। कैसे कैलकुलेट करोगे, सब रिएक्शन की एंथैल्पीज को ऐड करके। अब हमने यहाँ पर एक चीज़ नहीं की है, वो क्या, हमने इसको तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, पर यहाँ पर हमने 3C नहीं लिखा। क्यों, क्योंकि जो है हम भूल गए थे ना कि इसको हमने यहाँ पे तो रिएक्शन को तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था, पर एंथैल्पी को 3 से मल्टीप्लाई करना हम भूल गए थे, तो अब हमने कर लिया। तो बस अब सारी रिएक्शन की एंथैल्पी को ऐड कर दो। सबसे क्या है, पहले क्या है, -A प्लस में -3B प्लस में 3C दैट इज 3C माइनस में D। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम द एंथैल्पी दैट इज -A - 3B प्लस 3C माइनस D। इस तरीके से ये आपका आ गया है आंसर। ठीक है, तो आपको इस तरीके से इस रिएक्शंस, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। सबसे पहले तीनों रिएक्शन के डिजायर्ड इक्वेशन बनाओ अपनी, वो कैसे बनेगी ये चेक करो। रिएक्शन को मल्टीप्लाई करते टाइम, जब आप रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी नंबर से, 3 से 2 से, तो एंथैल्पी को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना मत भूल जाना बस। ठीक है, जैसे अभी हम भूल गए थे ना, 3C नहीं लिखा था हमने। ठीक है, तो आपने वो गलती रिपीट नहीं करनी। और दूसरी जो गलती आपको रिपीट नहीं करनी है वो ये कि अगर यहाँ पे लिक्विड है तो यहाँ पे लिक्विड से ही कैंसिल हो पाएगा। वाटर अगर
लिक्विड स्टेट में है तो यहाँ पे वाटर लिक्विड स्टेट में होगा तभी ये कैंसिल हो पाएगा। अगर लिक्विड है, गैस है, तो ऐसे कैंसिल नहीं हो सकता। क्लियर? अब ये दो क्वेश्चंस बहुत हैं समझने के लिए, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ और टाइप के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। अब ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो इसमें क्या है, रिएक्शन आपको गिवन है, एंथैल्पी चेंज आपको गिवन है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी है। आपको एक बात पता होना चाहिए, देखो जब भी आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या सिंपल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा जाए तो आप पहले चेक किया करो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की क्या डेफिनेशन थी। इसकी डेफिनेशन होती है when 1 mole of compound is formed, when 1 mole of compound is formed, किससे? from its elements in their naturally occurring form, naturally occurring, ये डेफिनेशन है ना। ओके, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की क्या डेफिनेशन होती है? when 1 mole of compound is formed from its elements in their naturally occurring form। अब पहले यहाँ पे चेक किया करो कि क्या नेचुरली अकरिंग फॉर्म में ही ये कंपाउंड्स हैं। तो देखो नाइट्रोजन ऐसे ही नेचुरल अकर होती है, ठीक है, हाइड्रोजन भी ऐसे ही होती है, ठीक है, NH3 भी ऐसे, मतलब उसके ये तो चलो ठीक है, सेकंड वाली स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, उन एलिमेंट से बन रही है जो कि नेचुरली अकरिंग फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। बहुत अच्छी बात। पर 1 मोल ऑफ कंपाउंड बनना चाहिए। यहाँ कितने मोल ऑफ कंपाउंड बन रहा है? 2 मोल ऑफ कंपाउंड बन रहा है। इसका मतलब क्या करोगे, जो इसको आप डिवाइड कर दोगे बाय 2 से, वही एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज -2 किलो कैलोरीज, 2 किलो कैलोरीज, और इसको जब आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, -1 किलो कैलोरी, एंड दैट विल बी योर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर NH3। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जब आप स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालोगे या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालोगे तो कैसे निकालोगे वो, कि आपको पता होना चाहिए 1 मोल ऑफ कंपाउंड यहाँ पर बनना चाहिए, और जिन एलिमेंट से बन रहा है वो क्या होने चाहिए, नेचुरली अकरिंग फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 2 मोल ऑफ कंपाउंड बन रहा है पर हमें तो 1 मोल ऑफ कंपाउंड चाहिए, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, 1 मोल ऑफ कंपाउंड के लिए आपके पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 2 मोल ऑफ कंपाउंड बन रहा है ना, हमें 1 मोल ऑफ कंपाउंड के लिए चाहिए, तो इसकी एंथैल्पी को डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो 1 मोल ऑफ कंपाउंड के लिए आपके पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आ जाएगी 4NH3। इज इट क्लियर? ओके, अब ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आपको बताना है विच ऑफ द रिएक्शन डिफाइन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इनमें से स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसकी आप कैलकुलेट कर सकते हो, किस रिएक्शन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डिफाइन कर सकते हो। देखते हैं, मैंने कहा था ना जब भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात आए ध्यान रखा करो एलिमेंट्स होने चाहिए नेचुरली अकरिंग फॉर्म में, और कंपाउंड जो बन रहा है वो 1 मोल होना चाहिए। बस कंडीशन अप्लाई करके देख लो। देखो आपको पता है कार्बन जो होता है ग्रेफाइट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, कार्बन जो होता है ग्रेफाइट फॉर्म में नेचुरली अकरिंग फॉर्म होती है उसकी। इसका मतलब इसके लिए तो आप डेल्टा FH मतलब कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं डिफाइन कर सकते। ठीक है, इसमें देखो हाइड्रोजन ऐसे ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है, फ्लोरीन भी ऐसे एग्जिस्ट करता है, ठीक है, HF ठीक है गैस की फॉर्म में। इसका मतलब क्या है, ये तो इसके लिए आप डिफाइन कर सकते हो। ओके, इसके लिए देखो नाइट्रोजन ऐसे ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है, हाइड्रोजन भी नेचुरली अकरिंग फॉर्म में ऐसे ही एग्जिस्ट करता है, पर यहाँ 1 मोल ऑफ कंपाउंड बनना चाहिए, पर यहाँ क्या कितना मोल बन रहा है, 2 मोल ऑफ कंपाउंड बन रहा है। इसका मतलब इसके लिए भी आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डिफाइन नहीं कर सकते। ये देखो नाइट्रोजन क्या नेचुरली अकरिंग फॉर्म में ऐसे एग्जिस्ट करता है, नहीं, नाइट्रोजन गैस होती है ऐसे एग्जिस्ट करती है। हमने सीखा है ना अभी थ्योरी, हमने लेक्चर कंप्लीट किया तो हमने उसमें सीखा है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन कैसे नेचुरली अकरिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं।
ऐसे तो एग्जिस्ट नहीं करती, तो देयरफॉर इसके लिए भी आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डिफाइन नहीं कर सकते। अब ये देखो, क्या इसके लिए डिफाइन कर सकते हो? नाइट्रोजन ऐसे एग्जिस्ट करती है, ठीक है, हाइड्रोजन भी ऐसे एग्जिस्ट करती है, ठीक है, NH3 का 1 मोल है, ठीक है, पर NH3 जो होती है वो अमोनिया गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। इट जनरली एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ गैस, ठीक है। इरिटेटिंग स्मेल होती है इस गैस की, अमोनिया गैस की बहुत इरिटेटिंग स्मेल होती है, ठीक है। तो देयरफॉर ये यहाँ पे क्या है, लिक्विड में गिवन है। इसका मतलब क्या है, इसके लिए भी आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डिफाइन नहीं कर सकते हो। क्लियर? इसके अंदर देखो, नाइट्रोजन ऐसी एग्जिस्ट करती है, हाइड्रोजन ऐसी एग्जिस्ट करती है, NH3 है, गैसियस फॉर्म में है, बिल्कुल सही है, 1 मोल भी है, ठीक है। तो इसके लिए आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डिफाइन कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको चेक करना होता है, जब भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखा दिखे पहले चेक करो क्या जो एलिमेंट्स हैं वो नेचुरली अकरिंग फॉर्म में हैं, अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर कंपाउंड देखो, जो कंपाउंड बन रहा है वो 1 मोल में बन रहा है या नहीं बन रहा। 1 मोल में बनेगा तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डिफाइन कर सकते हो, 1 मोल में नहीं बनेगा तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डिफाइन नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसके अंदर क्या है, रिएक्शन गिवन है, डेल्टा H आपको कैलकुलेट करना है, एंथैल्पी चेंज, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज आपको कैलकुलेट करना है। आपको फॉर्मूला ऑलरेडी पता ही है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सम ऑफ द एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। कैसे करोगे, सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। इज इट क्लियर? ओके, तो बस स्टार्ट करो, यहाँ डेल्टा HR आएगा, ये डेल्टा HR, ठीक है। सम ऑफ द एंथैल्पी चेंज ऑफ द प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ द एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। तो करो, जल्दी से कैलकुलेट करो, ठीक है। और इनके कोफिशिएंट भी आएंगे साथ में, पता है ना। अब बस हमने इनको वैल्यूज पुट करने हैं यहाँ पे, ठीक है, विद कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट साथ में आएंगे। देखो 2 है, 2 इनटू में Fp के लिए ना, ओके, डेल्टा H0 4 Fp प्लस में Al2O3 है, साथ में क्या है, कोफिशिएंट 1 है, 1 डेल्टा H0 ऑफ Al2O3, ये बन गया आपका प्रोडक्ट। माइनस में रिएक्टेंट क्या है, 2 ऑफ ट्वाइस ऑफ डेल्टा H0 ऑफ एल्यूमिनियम, प्लस में और क्या है, Fe2O3, डेल्टा H0 Fe2O3 के साथ 1 है, 1 डेल्टा H0 ऑफ Fe2O3। बस अब सिंपल आपने सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है, और जो ये Fe है सॉलिड स्टेट में है, और जो ये एल्यूमिनियम है ये भी सॉलिड स्टेट में है। तो पुट करते हैं, देखो एंथैल्पी ऑफ मेटल इन सॉलिड स्टेट 0 होती है, ठीक है। तो इसकी एंथैल्पी कितनी हो जाएगी, 0, तो देयरफॉर 2 इनटू में 0 प्लस में 1 इनटू में Al2O3 की एंथैल्पी कितनी गिवन है, 399 माइनस में 399.1 माइनस, ठीक है। ओके, एल्यूमिनियम की सॉलिड स्टेट में एंथैल्पी 0, तो 2 इनटू में 0 हो जाएगा, माइनस में 1 इनटू में Fe2O3 की कितनी गिवन है, -196 माइनस 196.5। तो बस अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। देखो 2 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -399.1 माइनस में 2 इंटू 0 0, दैट इज माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस 196.5। तो बस अब आपको इसको सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू, ये आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा -202.6, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यूनिट अगर किलो कैलोरीज में है तो यहाँ किलो कैलोरीज लिख देना, ठीक है। यूनिट आप ऑलरेडी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। अगर कोई रिएक्शन गिवन है, उसकी एंथैल्पी आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे, प्रोडक्ट का सम ऑफ द एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ द एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, वैल्यूज को पुट करो, आंसर कैलकुलेट करो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो रिएक्शन गिवन है, एंथैल्पी चेंज गिवन है, आपको बताना है कितनी एनर्जी इवॉल्व होगी जब आप
7.8 ग्राम ऑफ C6H6 को बर्न करोगे एयर के अंदर। देखो जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं ना, तो एक बस आप ध्यान रखा करो कि आपको क्या गिवन है और क्या आपको निकालना है। ठीक है, अब देखो आप इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, हम इस क्वेश्चन में हम ऐसे कह रहे हैं, बात किसकी हो रही है, बात आपको करनी है C6H6 की। तो आप बाकी सबको भूल जाओ, C6H6 पर फोकस करो। C6H6 ये क्वेश्चन में आपको गिवन है कि जब आप 1 मोल C6H6 को 1 मोल C6H6 को बर्न करते हो, कंबस्शन करते हो, तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, 3624.4 किलोजूल पर मोल। इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जब आप 1 मोल ऑफ C6H6 को बर्न करते हो। अभी तो जो क्वेश्चन में लिखा है मैंने वही लिखा है, ये 1 मोल है C6H6 का, इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, ओके, बहुत अच्छी बात है। अब 1 मोल आपको पता है, 1 मोल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एटॉमिक मास या फिर मोलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड से। मोलिक्यूलर मास देखो, अगर एटम होगा तो एटॉमिक मास लेना है, अगर मोलिक्यूल होगा तो मोलिक्यूल का मास लेना है। ठीक है, या फिर फॉर्मूला मास, अगर आयनिक कंपाउंड है तो उसका फॉर्मूला मास लेंगे। ओके, इसके इक्वल होता है। इसका मतलब 1 मोल की जगह मैं C6H6 का मास लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 मोल जो ये किसके इक्वल होता है, 78 ग्राम्स ऑफ C6H6। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो C6H6 का मास होता है वो कितना होता है, 78 ग्राम। कैलकुलेट करके देख लो। देखो C6H6 का कैसे कैलकुलेट करोगे, 12 इंटू में 6 प्लस में 6, 12 इंटू 6 दैट इज 72 एंड 72 प्लस में 6 दैट इज 78। तो 78 ग्राम्स होता है C6H6 का मास। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, 78 ग्राम्स ऑफ C6H6 की अगर कंबस्टन कर रहे हो तो इतने अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिलीज हो रही है। बहुत अच्छी बात है, पर हमें कितना निकालना है, हमें तो इतने ग्राम्स का निकालना है। बस जैसे छोटी क्लासेस में करते थे ना, इतना गिवन है, इतने का कैलकुलेट करना है, बस कर लो। इतने का गिवन है, 1 ग्राम का क्या हो जाएगा, 1 ग्राम का हो जाएगा 3624.4 डिवाइड बाय में 78, और 7.8 का कैलकुलेट करना है तो बस मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। ये तो हम 5th स्टैंडर्ड से यही करते आए हैं। आंसर आप खुद निकाल सकते हो। ठीक है, जो भी इसका मैथ्स, ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो बस इस ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, सिर्फ देखो C6H6 का आपको निकालना है, इस पे फोकस करो, बाकी सबको भूल जाओ। क्या है, आपको 1 मोल का गिवन है, इतनी एंथैल्पी रिलीज हो रही है। 1 मोल ऑफ C6H6 को कंबस्टन करोगे तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। 1 मोल आपको पता है उसके ग्राम्स के इक्वल होता है, तो इतना मतलब कि ग्राम्स में निकालना है ना आपको, तो ग्राम्स में करना पड़ेगा। तो इतने में, इतने ग्राम्स के लिए इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है। 1 ग्राम के लिए डिवाइड कर दोगे, 7.8 ग्राम्स का निकालना, मल्टीप्लाई कर दो। इट इज एज सिंपल एज इट। तो अब आपको सपोज ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, इसमें आपको मीथेन की CV वैल्यू गिवन है, कैलोरीफिक वैल्यू, C2H6 की गिवन है, C2H4 की, इन सब कंपाउंड्स की कैलोरीफिक वैल्यू गिवन है। आपको बताना है विच इज बेस्ट फ्यूल अमंग दीज, इनमें से बेस्ट फ्यूल कौन सा है। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने आपको, कि बेस्ट फ्यूल क्या होता है, बेस्ट फ्यूल इज दैट, बेस्ट फ्यूल कौन सा होता है जिसकी मैक्सिमम CV वैल्यू होती है। इसमें से देख लो CV वैल्यू मैक्सिमम किसकी है, मैक्सिमम CV वैल्यू किसकी है, देयरफॉर दिस इज द बेस्ट फ्यूल। CH4 क्या है, बेस्ट फ्यूल। ठीक है, तो अगर आपको सपोज MCQ टाइप में कुछ इस टाइप के क्वेश्चन मिले, ठीक है, ऑप्शंस है, आपको बताना है बेस्ट फ्यूल कौन सा है, तो कैलोरीफिक वैल्यू देख लो, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू मैक्सिमम होगी दैट विल बी द बेस्ट फ्यूल। क्लियर। तो अब ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो इसमें क्या है, आपको वैल्यू गिवन है डेल्टा H कॉम्बिनेशन कह रही हूँ सॉरी, कंबस्टन, एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन की आपको वैल्यू गिवन है। आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है कार्बन डाइऑक्साइड की। देखो
इसके अंदर क्या है, कंबस्टन का मतलब इसके कंबस्टन की आपको वैल्यू गिवन है और इसके फॉर्मेशन की आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है। तो ये दोनों तो इक्वल ही है, ठीक है। जिस एनर्जी से ये कंबस्टन हो रही है उसी से तो ये फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पर क्या है, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किसके इक्वल है, कंबस्टन, हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ कार्बन के, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हो हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ कार्बन। इसमें तो कुछ और आपको ना कुछ गिवन है ना आप कुछ कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। आपको साफ साफ दिख ही रहा है कि ये आपको रिएक्शन भी बड़ी बहुत छोटी सी बिल्कुल इजीली आपको गिवन, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जिस एनर्जी से ये कंबस्टन हो रहा है, इसका कंबस्टन हो रहा है, ठीक है, ये एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन है, तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व हो रही है इसके कंबस्टन से, है ना। एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब यही होता है ना, डेफिनेशन हमने स्टडी की है, उसमें क्या स्टडी किया है कि 1 मोल ऑफ कंपाउंड जब बर्न होता है, कंबस्टन अंडरगो करता है इन कंप्लीटली मतलब ऑक्सीजन के अंदर, कंप्लीट एयर के अंदर, तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व होती है, उसे ही हम हीट ऑफ कंबस्टन कहते हैं। तो इसको बर्न करते टाइम कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, वही तो इसको बनाने में यूज हो रही है, ठीक है। दैट्स व्हाई हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल्स टू हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ कार्बन। ओके, अब आप ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करोगे, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो आप, जस्ट राइट वंस। करें स्टार्ट। देखो, कंबस्टन करते हो अगर आप CH4 का, तो इतनी अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट होती है। तो डेल्टा H कंबस्टन ऑफ आपने CH4 कैलकुलेट करना, बिल्कुल करते हैं। देखो, ये कह रही हैं आपको क्या कैलकुलेट करना है, जो आपको निकालना होता है ना, तो आप राइट हैंड साइड लिखा, तो आपको हीट निकालनी है तो आप हीट को राइट हैंड साइड लिखो, ठीक है। ये ऐसे कह रहे हैं कि 0, अब CH4 है ना, यहाँ पे इसी पर फोकस करो, कि 0.4 ग्राम ऑफ CH4 को अगर आप कंबस्टन अंडरगो करते हो तो इतने अमाउंट ऑफ 0.25 किलो कैलोरीज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है, बिल्कुल होती है। आपको निकालना है 1 मोल के लिए, इसके लिए निकाल लो, मतलब ग्राम्स में ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि मोल तो है नहीं, ग्राम्स में बात हो रही है तो ग्राम्स में ही बात करोगे, तो करते हैं, ठीक है। तो आपको तो 1 मोल के लिए निकालना है ना, CH4 यहाँ पे 1 मोल ही है, और 1 मोल ऑफ CH4 किसके इक्वल होगा, इसके मास की, कितना मास है 12 प्लस में 4 दैट इज 16 ग्राम्स की, 16 ग्राम्स की। इसका मतलब आपको 16 ग्राम ऑफ CH4 के लिए निकालना है हीट ऑफ कंबस्टन। कैलकुलेट करो, इतने के लिए गिवन है 1 ग्राम ऑफ CH4 के लिए कितना हो जाएगा, 0.25 डिवाइड बाय में 0.4, है ना, और 16 ग्राम्स के लिए कितना हो जाएगा, 16 ग्राम्स ऑफ CH4 के लिए हीट ऑफ कंबस्टन की वैल्यू आ जाएगी, ये जो भी आएगी किलो कैलोरीज में आएगी, ठीक है। तो बस बिल्कुल ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्लियर। और ये किसके लिए है, ये पर मोल के लिए है, दिस इज फॉर पर मोल, क्योंकि यहाँ पे 1 मोल है ना, ठीक है। अब आप सोचोगे 1 मोल के बेसिस पे क्यों नहीं सॉल्व किया, क्योंकि ये ग्राम्स में ही, ग्राम्स में आपको ये ग्राम्स में ही निकालना पड़ेगा, और हमें तो पता ही है 1 मोल किसके इक्वल होता है, 1 मोल ऑफ CH4 किसके इक्वल हो जाएगा, 16 ग्राम ऑफ CH4 के, है ना। तो यहाँ पे आप 1 मोल लिखो, 16 ग्राम लिखो, बात एक ही है, क्लियर। तो आपको क्या, आपने क्या किया, CH4 की आपने 0.5 ग्राम ऑफ CH4 को जब आप कंबस्टन करते हो तो इतनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी, आपको 1 मोल के लिए निकालनी है, इतने का कंबस्टन करोगे इतनी अमाउंट ऑफ रिलीज होगी, 1 ग्राम के लिए इतनी, 16 ग्राम के लिए मल्टीप्लाई कर दोगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा खुद से। तो अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, इसके अंदर क्या है, आपको 2 इक्वेशंस गिवन है, उनकी एंथैल्पी चेंज गिवन है, टारगेट इक्वेशन आपको दी हुई है, और इस टारगेट इक्वेशन की आपको एंथैल्पी चेंज की वैल्यू बतानी है। तो करते हैं स्टार्ट, ठीक है। देखो, ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया ना, हमने 2 पहले क्वेश्चन जो डिस्कस किए हैं, बिल्कुल ये वही क्वेश्चन है। टारगेट इक्वेशन दिख रही है आपको, Fe2O3 लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में
कार्बन मोनोऑक्साइड लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में है, ठीक है। 2Fe राइट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में तो कोई 2Fe नहीं है, Fe तो लेफ्ट हैंड साइड में है। इसका मतलब ये इक्वेशन आपको रिवर्स करनी पड़ेगी। रिवर्स कर दो, ये क्या हो जाएगा, Fe प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स FeO प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका डेल्टा H की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, फिर पॉजिटिव हो जाएगी। साइन चेंज हो जाता है ना जब आप रिएक्शन को रिवर्स करते हो, ठीक है। पर यहाँ पे आपको 2Fe चाहिए, इसका मतलब क्या है, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड राइट हैंड साइड में चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड राइट हैंड साइड में। इसका मतलब अब ये इक्वेशन नहीं है, अब आप ऊपर वाली इक्वेशन को भूल जाओ। अब आपने ऊपर वाली इक्वेशन को ये इक्वेशन बना दिया है, ये इक्वेशन है आपके, और 2 सबके साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2 कार्बन डाइऑक्साइड ट्वाइस ऑफ दिस, ट्वाइस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 इंटू में 16.5, डेल्टा H इज इक्वल्स टू 2 इंटू में 16.5। अब आपके पास ये दोनों इक्वेशन है, इनको ऐड कर दो जैसे हम करते हैं, है ना। देखो Fe2O3 प्लस में 3 कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में 2Fe प्लस में 2CO2, एक तो ये है, और राइट हैंड साइड में क्या है, 2Fe प्लस में 3 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में 2FeO प्लस में ट्वाइस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमने कुछ नहीं किया है, लेफ्ट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड को ऐड किए हैं, राइट हैंड साइड के राइट हैंड साइड को। जो कैंसिल हो रहे हैं उन्हें कैंसिल कर दो। Fe2O3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, ठीक है। 2Fe यहाँ है, यहाँ है, कैंसिल हो जाएगा, ओके। 3 ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ 2 ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो यहाँ लेकर के आओगे तो माइनस हो जाएगा ना, -2 ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, और 3 - 2 1, इसका मतलब यहाँ पे ये बच जाएगा, ठीक है। ट्वाइस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे ये है, तो ये ट्वाइस वहाँ ले जाओ, दैट इज -2 ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और 3 - 2 कितना होता है, 1, तो यहाँ पे डायरेक्ट CO2 लिख दो, ठीक है, ओके। तो अब आपके पास इक्वेशन आ गई है ये, दैट इज ये दोनों तो कैंसिल ही हो गए, ठीक है। अब आपके पास ये इक्वेशन बन गई Fe2O3 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में 2FeO प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या, ये इक्वेशन नहीं है, Fe2O3 कार्बन मोनोऑक्साइड 2FeO कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल यही इक्वेशन है। अब इसके लिए आपको एंथैल्पी चेंज निकालना है, निकाल लो। कैसे निकालना, देखो इसको सपोज मैं डेल्टा H3 कंसीडर कर लूँ, ये आपको कैलकुलेट करना है, और ये फर्स्ट का हम 1 लिख देते हैं, सेकंड का हम सेकंड लिख देते हैं। कैसे कैलकुलेट करोगे, डेल्टा H1 प्लस में डेल्टा H2, डेल्टा H1 क्या है, -26.8, -26.8, डेल्टा H2 क्या है, 2 इंटू में 16.5। इसको सॉल्व करके आप बड़ी इजीली अपना आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो कितना इजी क्वेश्चन था, जैसे ही आपको 2 इक्वेशन मिले, 2 या फिर 2 से ज़्यादा इक्वेशंस मिले, टारगेट इक्वेशन आपको गिवन हो, ठीक है, पहले आप चेक करो जो कैंसिल, पहले देखो, पहले ये इक्वेशन बनाओ, कैसे बनाओगे, 2Fe दिखा आपको, तो आपने FeO पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया। इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते टाइम ध्यान रखोगे एंथैल्पी को भी मल्टीप्लाई करना है कोफिशिएंट से, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ें कैंसिल हो रही है आपने कैंसिल की, और आखिर में आपने ये इक्वेशन बना ली, ठीक है। उसके बाद आपको एंथैल्पी निकालनी है, कैलकुलेट करो, इन दोनों की एंथैल्पी को प्लस करोगे, प्लस कर दो, और जो आंसर आएगा वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब सपोज ये आपको इनकी जो एंथैल्पीज थी वो किलो जूल में गिवन है, तो आपका आंसर किलो जूल में आ जाएगा, ठीक है। किलो कैलोरीज में गिवन है तो किलो कैलोरीज में आ जाएगा। यूनिट तो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। और मैं जो है इस वीडियो में आपको मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चन कवर करवा दूंगी, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करने में, ठीक है। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस हम यहीं कवर कर लेंगे। आई होप आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा है। तो करें नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई, ठीक है। अगेन सेम क्वेश्चन, 2 रिएक्शंस आपको गिवन है, 2 रिएक्शंस गिवन है, टारगेट इक्वेशन आपके पास है, उसके लिए आपको एंथैल्पी चेंज निकालना है। कैसे करोगे, दोनों को पहले ऐड करो, ठीक है। मैं इसको SR लिख देती हूँ, सल्फर रोम्बिक सल्फर को मैं SR लिख रही हूँ, ठीक है, प्लस में ऑक्सीजन, प्लस में मोनोक्लिनिक सल्फर को मैं SM लिख रही हूँ, प्लस में ऑक्सीजन, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड को आप लेफ्ट हैंड साइड ही ऐड करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो ऐसे तो हमारी डिजायर्ड इक्वेशन बनेगी नहीं, है ना। पहले देखो, जो आपको रोम्बिक सल्फर है वो लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए,
और जो मोनोक्लिनिक सल्फर है वो राइट हैंड साइड में चाहिए। मतलब कि सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स कैसे करेंगे? SO2 लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा और SM प्लस में ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा। रिवर्स कर दिया है ना, ठीक है। जैसे रिवर्स किया इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, अब ये 300 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें ये इक्वेशन कंसीडर नहीं करनी है, अब हमें ये इक्वेशन कंसीडर करनी है। रोम्बिक सल्फर लेफ्ट हैंड साइड में है, मोनोक्लिनिक सल्फर राइट हैंड साइड में, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। कैसे करोगे? SR प्लस में ऑक्सीजन प्लस में SO2, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दो, राइट हैंड साइड में SO2 है, SM है और O2 है। जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो, O2 से O2 कैंसिल, SO2 से SO2 कैंसिल, बचा क्या? SR से SM। इसके लिए आप डेल्टा H3 आपको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे? दोनों को ऐड कर दो, डेल्टा H3 इज इक्वल्स टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। H1 क्या है? -297, H2 क्या है? 300। इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे जो भी आंसर आएगा वो आपका डेल्टा H3 का आंसर हो जाएगा। और अगर मैं पूछूं कि आपसे कि डेल्टा H3 एंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक है, और एक्सोथर्मिक, तो आप क्या कहोगे? इसको जब आप माइनस करोगे, 300 में से माइनस करोगे तो आपके पास क्या आंसर बचेगा? मैं बताती हूँ, रुको। तो जब आप 300 में से 297 माइनस करोगे तो 23 आएगा, 23 आ गया। अब ये 23 कैसा है? प्लस का 23 है ना, प्लस का है, इसका मतलब प्लस की वैल्यू आ रही है, मतलब कि रिएक्शन क्या है? रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, ठीक है। जो यहाँ पे हीट इवॉल्व नहीं हुई, हीट एब्जॉर्ब हुई है। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आप बता सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। तो अब ये क्वेश्चंस ट्राई कर, क्वेश्चंस तो क्या है, क्वेश्चन ही है, एक्चुअली बहुत बड़ा है ना, इस वजह से। देखो, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर टू फॉर्म, इतना हमने जो है CaC2 बनाना है, CaC2 प्रिपेयर करना है फ्रॉम CaO एंड कार्बन से, ठीक है। और सबकी जो है आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, तो करते हैं स्टार्ट, ठीक है। देखो, मैंने कहा था जब भी आपको ऐसी कोई बात की जाए किसी एक कंपाउंड की, तो आप उसी के ऊपर फोकस किया करो, तो हम इसी के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है, बिल्कुल करेंगे। पर आप देख रहे हो यहाँ पर कि इन्होंने, है ना, CaC2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, पूरी रिएक्शन के लिए हमें सबसे पहले एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने ना अलग अलग कंपाउंड की गिवन है यहाँ पे। पहले जो हमने पहले क्वेश्चन ऐसे ट्राई किए थे उसके अंदर आपको पूरी होल रिएक्शन की एंथैल्पी एक गिवन थी, पर यहाँ पर आपको गिवन नहीं है, अलग अलग कंपाउंड की गिवन है। तो इस वजह से आपको सबसे पहले एंथैल्पी ऑफ होल रिएक्शन आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसे कैलकुलेट करोगे? प्रोडक्ट की माइनस में रिएक्टेंट की, आपको पता ही है ना, सम ऑफ द एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ये बात हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, बस अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। ओके, इसकी है सबसे पहले CaC2 की इन्होंने गिवन है, दैट इज -14, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा -14 प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड की -26 माइनस में रिएक्टेंट क्या है? CaO की क्या है? -152 और यहाँ पे कार्बन की सॉलिड फॉर्म में 0 हो जाएगी, तो बस यही है। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 112, ठीक है। मैंने सॉल्व करके ऑलरेडी रखा हुआ है, इसका आंसर आएगा आपके पास 112। क्या किस में यूनिट क्या आएगी? किलो कैलोरीज पर मोल में चल रहा है तो किलो कैलोरीज पर मोल ही आएगा। ओके, तो अब आपके पास पूरी रिएक्शन की हीट आ गई, बस अब जैसे काम करते हो वैसे करोगे। मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि अब स्पेस नहीं है ना तो सॉल्व करने के लिए, तो मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ। बस अब तो हम जैसे पहले करते थे वैसे ही करेंगे। किस कंपाउंड की बात चल रही है? CaC2 की बात चल रही है, तो बस स्टार्ट हो जाओ अपना। देखो क्या कह रहे हैं ये ऐसे कह रहे हैं, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर टू फॉर्म, इतने से मतलब इतने की के लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो है 1 मोल ऑफ CaC2 के लिए, 1 मोल ऑफ CaC2 के लिए इतनी अमाउंट ऑफ हीट की ज़रूरत है ना। CaC2 तो 1 मोल ही है, 1 मोल के लिए आपने कैलकुलेट किया इतने अमाउंट ऑफ हीट की ज़रूरत है 112 के लिए, ठीक है। 1 मोल को अब आपको ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा,
ग्राम में आपको निकालनी है तो ठीक है। तो CaC2 का सबसे पहले देखते हैं। CaC2 कैल्शियम का 40 प्लस में 2 इंटू में 12, 12 इंटू 2 24, 24 प्लस में 40 डेट इज 64, मतलब कि 64 ग्राम, यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 64 ग्राम ऑफ CaC2 जो है उसके लिए इतनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है। ओके 1 ग्राम के लिए कितनी होगी? 1 ग्राम ऑफ CaC2 के लिए 112 डिवाइड बाय में 64 हो जाएगी, पर हमें तो इतने के लिए निकालनी है। इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करो, 1.28 किलोग्राम्स को ग्राम में कन्वर्ट करोगे, डिवाइड बाय 1000 कर दो, क्या हो जाएगा? ये ग्राम्स में हो जाएगा, है ना। तो अब इतने के लिए किसकी ज़रूरत होगी? पहले ये क्या हो जाएगा? 1.28 डिवाइड बाय में 1000 करोगे, ये 1280 ग्राम आ जाएगा, 1280 ग्राम्स आ जाएगा। तो 1280 ग्राम्स ऑफ CaC2 के लिए कितने की ज़रूरत पड़ेगी? 1 डिवाइड बाय, यहाँ लिखती हूँ मैं, 112 डिवाइड बाय में 64 इंटू 1280, इतनी अमाउंट ऑफ हीट की ज़रूरत होगी आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप बिल्कुल इजीली आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था। ठीक है, जो हमने इस टाइप का पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें क्या था? उसमें आपको डेल्टा एच गिवन था रिएक्शन का। ठीक है, आपको ये तीनों चीज़ें आपको गिवन नहीं थी, अलग अलग कंपाउंड की गिवन नहीं थी, आपको डेल्टा एच ऑफ दी होल रिएक्शन गिवन था। पर सबसे पहले अब आपने क्या किया है? पहले आपने जो है पूरी रिएक्शन का डेल्टा एच कैलकुलेट किया, आपका डेल्टा एच आया ये। फिर मैंने आपको बताया था जिस कंपाउंड का आपको निकालना होता है, कैलकुलेट करना होता है, आप उस कंपाउंड पर फोकस करो। फिर आपने देखा 1 मोल ऑफ CaC2 के लिए इतनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है। ठीक है, आपको इतने के लिए निकालनी है, बस जैसे हम 5th क्लास के मैथ्स का ये तो सॉल्व कर रहे हैं। इतने के लिए गिवन है, 1 ग्राम के लिए निकालोगे, इतने ग्राम्स के लिए मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट्स इट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। तो चलो अब हम ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसके अंदर आपको रिएक्शन गिवन है, ठीक है, आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है कार्बन डाइऑक्साइड और CaO की, आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है CaCO3 की। बस हमें तो एक फॉर्मूला पता है, डेट इज डेल्टा HF इज इक्वल्स टू सम ऑफ डेल्टा HF ऑफ प्रोडक्ट माइनस में सम ऑफ डेल्टा HF ऑफ रिएक्टेंट। बस ठीक है, ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट रब करो और वैल्यूज़ को पुट करो। CaO के लिए क्या गिवन है? -152 -152 प्लस में CO2 के लिए क्या गिवन है? -94 -94, ये प्रोडक्ट की होगी। माइनस में रिएक्टेंट क्या है? इसकी तो हमें निकालनी ही है, डेट इज डेल्टा HF ऑफ CaCO3 की तो आपको कैलकुलेट करनी है। ओके, ये आपको कितनी गिवन है? 42 इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करते हैं, -152 माइनस में 94, ये हो जाएगा आपके पास, दैट इज 8 10 11 12 13, दैट इज 58, तो ये हो जाएगा आपके पास -58। अब देखो प्लस करना था, मैं माइनस करके बैठी हुई हूँ, जल्दी जल्दी में ऐसे काम होते हैं। देखो ये माइनस का है ना, माइनस माइनस प्लस होगा, 152 प्लस में 94, दैट इज 6 11 12 13 14 एंड देन 246, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 246, और ये किस में आएगा? माइनस का आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है? माइनस ऑफ डेल्टा HF ऑफ CaCO3, ये माइनस का, यहाँ प्लस में ले जाओ, 42 प्लस में 246 इज इक्वल्स टू, यहाँ माइनस डेल्टा HF ऑफ CaCO3 आएगा, पर हमें तो प्लस में निकालना है, तो क्या करो? साइन चेंज कर दो। तो ये तो आपको प्लस का चाहिए ना, प्लस का चाहिए, साइन चेंज कर दो, ये प्लस बना दो, यहाँ पे दोनों के साइन अपोजिट कर दो, बस। अब दोनों को ऐड कर दो, डेट इज 246 42, डेट इज 882 माइनस 288 विल बी द आंसर। ठीक है, तो आपके लिए जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर CaCO3 आ जाएगी वो -288 आ जाएगी, और वैल्यू सॉरी यूनिट क्या आएगी? किलो जूल में, क्योंकि किलो जूल चल रही है ना, यहाँ पे किलो जूल में आएगी। क्लियर? ओके, तो आपने क्या किया? कुछ भी नहीं, इसकी रिएक्शन आपको पता है, प्रोडक्ट माइनस में रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की दोनों की एंथैल्पी प्लस की, रिएक्टेंट की माइनस की, वैल्यूज पुट की, उसके बाद तो आपको डायरेक्ट प्लस माइनस ही करना है, वो तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, बस अब हम लास्ट 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। चलो अब ये क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं। देखो रिएक्शन गिवन है, रिएक्शन का आपको डेल्टा H गिवन है, आपको बताना है वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड पे फोकस करते हैं स्टिल।
when 170 किलो कैलोरीज ऑफ हीट इज इवॉल्व इन कंबस्टन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की कंबस्टन करते हो तो कितना वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। बहुत अच्छी बात है। देखो इसका मतलब आपको वेट निकालना है, मतलब वेट आप रखोगे राइट हैंड साइड और हीट आप रखोगे लेफ्ट हैंड साइड। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, जो भी चीज़ आपको निकालनी होती है ना, आप वो राइट हैंड साइड रखा करो, ठीक है, ओके। अब आप देख रहे हो कि 680 कैलोरीज जो है हीट वो रिलीज हो रही है। 680 किलो कैलोरीज ऑफ हीट इज रिलीज्ड। कब रिलीज हो रही है? when 6 mole of CO2 is produced, when 6 mole of कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। जब इतने अमाउंट ऑफ, यही मतलब है ना इसका, इतने अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही है जब 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, ओके। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 किलो कैलोरी ऑफ हीट इज रिलीज्ड जब 6 मोल, इसका मतलब ये डिवाइड में हो जाएगी, ठीक है, ओके। और हमें किसके लिए निकालनी है? 170 कैलोरीज के लिए। तो 170 किलो कैलोरीज ऑफ हीट इज रिलीज्ड, तो इतना वेट मतलब इतनी वो प्रोड्यूस होएगी, है ना, ओके। पर अब आप देख रहे हो, आप ये सारा काम मोल में कर रहे हो। ये क्या है? 6 मोल है, 6 मोल, ठीक है, ये 6 मोल है यहाँ पे। पर हमें क्या चाहिए? हमें तो वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस चाहिए, ये हमने राइट हैंड साइड रखा, पर हमें वेट चाहिए, मोल की जगह हमें वेट चाहिए। तो आप मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? कार्बन डाइऑक्साइड का वेट कितना होता है? कार्बन डाइऑक्साइड 12 प्लस में 2 × में दैट इज ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो ये क्या हो जाएगा? 16 दैट इज 32, 32 प्लस में 12 दैट इज 44, तो 44। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या कि आपको देखो, आपने निकालना है कितना वेट इसका प्रोड्यूस होगा जब इतने अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होगी। तो आपको वेट निकालना है। पहले आप सारा जो है राइट हैंड साइड कैलकुलेट कर लो जो आपको निकालना है। हीट यहाँ पे चलेगी। अब आपको जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग चलो। पहले जो गिवन होता है वो देखा करो। 680 किलो कैलोरीज ऑफ हीट रिलीज होती है जब इतने अमाउंट ये प्रोड्यूस होता है। आपको तो 170 के लिए निकालनी है, एक के लिए निकालो, 170 के लिए निकालो। पर आप देख रहे हो कि यहाँ तो मोल चल रहा है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस निकालनी है, वो तो राइट हैंड साइड है ही, पर मोल चल रहा है। मोल की जगह आपको वेट चाहिए, तो आप क्या करोगे? इसके वेट से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर सपोज मैं लीटर में कहती, वॉल्यूम कहती, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, तो क्या करते? 44 की जगह वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते, 22.4 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। तो इस तरीके से आपको, मतलब अगर वॉल्यूम है तो आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, वेट है तो आप डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। इज इट क्लियर? तो देखो अब मेरी तरफ से तो मेरे पास जितने भी क्वेश्चंस थे ना इस टॉपिक से रिलेटेड, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मैंने बहुत ज़्यादा, मतलब इस वीडियो को बनाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगा है मेरा, क्योंकि इसके क्वेश्चंस इतने बड़े बड़े हैं। पहले वो क्वेश्चंस लिखो, और जितने मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चंस मुझे मिले मैंने आपको सब करवा दिए। पर स्टिल अगर कोई रह गया हो तो प्लीज़ आप उसे अपनी तरफ से ट्राई कर लेना। मेरे अकॉर्डिंग कोई रहना तो नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है आपको इस वीडियो में कवर करवा दिए हैं, और आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हो। प्लीज़ आप इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, ठीक है। आप बहुत से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व कर पाओगे। एक बार आपको जो है थोड़ा सा लगेगा कि आपको थोड़ा मुश्किल होगी, पर मैंने जो है अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई किया आपको बहुत इजी वे में समझाने का। आप एक बार खुद ट्राई करना, सारे क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको कैलोरीफिक वैल्यू निकालनी है ग्लूकोज की। कैलोरीफिक वैल्यू का आपको फॉर्मूला पता है, दैट इज डेल्टा एच कंबस्चन डिवाइड बाय में मोलिकुलर वेट, पता है ना। डेल्टा एच कंबस्चन कितना गिवन है? -2, दैट इज 2900। मोलिकुलर वेट क्या होता है? C6H12O6 का कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे। 6 × 12 + 12 + 6 × में 8 + 8 दैट इज 16। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 180।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 180, और इसको जो सॉल्व करोगे जो भी आएगा वो आपकी कैलोरीफिक वैल्यू होगी किसकी, ग्लूकोज की, ठीक है। और अगर सपोज आपको ये गिवन है किलो जूल पर मोल में, तो इसका आंसर किस में आएगा, किलो जूल पर ग्राम्स में, ठीक है, क्योंकि डेल्टा एच तो किलो जूल है, पर ये किस में है, मोलिकुलर वेट तो ग्राम्स में ही है ना, ये तो ग्राम्स में, तो किलो जूल पर ग्राम्स में आएगा, ठीक है। ओके, बस लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। तो अब ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो, इसके अंदर सपोज आप C2H2 से C2H4 बना रहे हो, दोनों की हीट ऑफ कंबस्चन आपको गिवन है। सपोज आप C2H2 से C2H4 बना रहे हो, वैसे ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं है, मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है ये बता रही हूँ इस क्वेश्चन में, ठीक है। सपोज C2H2 से आप C2H2O4 बना रहे हो, तो आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बतानी है C2H4 की। कैसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम कैलकुलेट करेंगे, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, डेल्टा H विल बी इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबस्चन ऑफ रिएक्टेंट माइनस में सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबस्चन ऑफ प्रोडक्ट। बस डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। रिएक्टेंट क्या है, C2H2, क्या है इसकी, -337.2, माइनस में प्रोडक्ट क्या है ये, दैट इज -363.7। जो भी आंसर आएगा दैट विल बी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H4, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से फॉर्मूला यूज़ करना होता है। अब ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कोई ज़रूरी नहीं है ऐसे लिखे हो आप, ऐसे ये क्वेश्चन ऐसे भी लिखा आ सकता है कि कैलकुलेट हीट एक्सचेंज फॉर C2H2 से C2H4 के लिए हीट एक्सचेंज कैलकुलेट करना है, तो आप ऐसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, ठीक है। मेरी तरफ से मैंने हर एक चीज़ करा दी है आपको सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं अगर हो सके तो, ठीक है। मैंने वैसे हर टाइप के क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। आई होप आपको सारे टाइप के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं। स्टिल आपको कोई डाउट हो, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।